हम कभी कभार क्या करते थे कि स्कूल गए, लग रहा है कि यार चलो मन नहीं है, हम बंक मारते थे। अच्छा, बंक आपने भी मारा है? सब मारते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप तो बंक मारते थे, लेकिन बंक मारने के बाद आप तो लेफ्टिनेंट बने हैं। तो ये मेरा बचपन से टास्क था कि आई वॉन्ट टू बी द हेड, मुझे लोग कमांड करने हैं। एसएसबी में जो साइकोलॉजी होती है वो आपके दिमाग का वो निकालना चाहती है कि आप किस तरीके के आदमी हैं, आपकी सोच कैसी है। मेरा मानना है कि हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो आप मानिए कि नहीं, मैं रात को 8 या 9 बजे से, उस टाइम पबजी चलता था, अब तो BGMI बन चुका है, मैं खेलना शुरू करता और मैं सुबह 6 बजे तक खेलता था। मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी, आंखों से पानी टपकना शुरू हो गया था। मैंने कहा अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1-1.5 साल में तो ख़त्म हो जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज PTS TV के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट चंचल सिंह चौहान। तो चंचल जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्मी में आप जो ऑफिसर हैं, अभी आप लेफ्टिनेंट हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है, पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं। एक सिंगल जो एम था कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अगर कुछ अपने दम पे करे बिना किसी की हेल्प में, और एक आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हो, तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे पूरे गांव के लिए। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है अभी आपने जैसे कहा कि आप एक जो है कि मीडियम फैमिली से आप हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, तो पहले सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ही जानते हैं। मेरे पापा एक्स सर्विसमैन हैं। उन्होंने पायनियर कोर में एज ए सिपाही सर्व करा उन्होंने। उसके बाद वो रिटायर हुए, फिर उन्होंने DSC ज्वाइन करी, फिर उसके बाद वो DSC से भी अभी रिटायर हो चुके हैं। तो जैसे ही उनका रिटायरमेंट हुआ वैसे ही मेरा कमीशन हो गया था मेरा। मैं तब तक वो हो गया था, मेरा मेरिट इन हो गया था, तो मैं एकेडमी ज्वाइन करने वाला था। तो एक नॉर्मल जो सिपाही होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, इतना उन्होंने मेरे लिए कर सकते थे। उन्होंने अपना बेस्ट दिया, जो चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकते उन्होंने दिया। और मैं आज काफ़ी खुश हूँ कि वो खुश है मुझे इस जगह पे देख के कि हाँ, मेरा लड़का कुछ कर सका है। आप इसी फील्ड में जाना चाहते थे? जैसे बहुत सारे युवा होते हैं, किसी का सपना डॉक्टर होता है, इंजीनियरिंग होता है, अलग अलग होते हैं। और जैसे आपने इंटरमीडिएट के बाद आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपने बीटेक किया, उसके बाद आप जो है आर्मी में आए हैं, तो आपका सपना आर्मी में था या फिर कुछ और था आपका सपना? मैं बचपन से सपना था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, बट नॉट एज अ सिपाही, एज एन ऑफिसर। ये मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी थी। तो मैंने आफ्टर 12th, और जब मैं 12th में था तो मैंने NDA के पेपर दिए थे, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा अब आगे क्या, क्योंकि जब आदमी कुछ चीज़ दे रहा है और उसको क्लियर ना कर पाए तो थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है। उसे लगता है अब आगे क्या करूँ, कि क्यों जाना तो उसी में है। तो आर्मी में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए। तो जो बीटेक करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एंट्रीज आती हैं, जिस एक्स्ट्रा एंट्री में जिससे मैं अफसर बनाऊँ, एक वो उनमें से ही एक एंट्री है जो नॉर्मल CDS और NDA को छोड़ के एक अलग से एंट्री आती है। तो कह सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ अ प्लान था कि बीटेक करूँगा, जो एक्स्ट्रा एंट्रीज मुझे मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाऊँगा, अगर इसमें नहीं हुआ तो उसके द्वारा आर्मी में अफसर बनूँगा। आपकी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन कैसे हुई है, आप उसके बारे में जानकारी दें, और उसके आगे फिर आपने क्या किया इसके बारे में? मैं क्लास 2 से क्लास 10 तक हिमालय पब्लिक स्कूल पढ़ा। उससे पहले मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनकी जहाँ पोस्टिंग आती थी, कुछ साल में आसाम में था, कुछ साल में जयपुर में था। तो कुल मिला के क्लास 2 तक वहाँ पढ़ा मिक्स। क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक मैं हिमालय स्कूल पब्लिक स्कूल में पढ़ा। वहाँ पे मेरा पूरा बेस बना है। वो स्कूल उस टाइम पे नया था, मैं भी उसके लिए नया था। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मेरे और जो टीचर्स रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ। आफ्टर क्लास 10 वो स्कूल सिर्फ 10 तक की मान्यता प्राप्त थी उसकी, तो मुझे चेंज करना पड़ा, फोर्सफुली चेंज करना पड़ा। तो फिर मैंने APS के लिए फॉर्म डाला यहाँ पे, तो इधर टेस्ट वगैरह हुए, ये वो निकाले। तो 11th-12th मैंने जनरल BC जोशी APS से करा। उसके बाद बीटेक करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कॉलेज है, सीमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर NPSCI, नन्ही परी सीमा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ से मैंने अपनी बीटेक करी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 साल की। तो आप अभी लेफ्टिनेंट बने हैं, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया था और कैसे आपने इसकी तैयारी की थी, कुछ उसके बारे में बताइए। एक तो नॉर्मल एग्जाम चलते हैं जो लगभग सबको पता ही है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो CDS का, एक जो मैं NDA वाला पेपर बात कर रहा था, वो इमीडिएटली आफ्टर 12th होता है। उसकी एज लिमिट होती है
19.5 ईयर्स तक, तो उसके बाद आप एनडीए नहीं दे सकते। जब आप 21 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद आपके लिए सीडीएस के फॉर्म खुल जाते हैं, तो आप सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। उससे आप आईएमए में भी जा सकते हैं, आप ओटीए में भी जा सकते हैं। जो मैंने बीटेक करा उससे मुझे एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज मिली, एक एसएससी टेक, एक टीजीसी। उसमें सिर्फ जो लड़के या जो लड़कियां ने भी हमारे साथ ट्रेनिंग की, हमारे साथ लड़कियां भी थी। जो लड़कियां बीटेक करती हैं या फिर बीए एमएससी वगैरह करती है कंप्यूटर साइंस से या सिविल इंजीनियरिंग से, वो सब उसको ज्वाइन कर सकती है, उस एंट्रीज में डाल सकती हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है। जैसे आप सीडीएस वगैरह का पेपर देते हो उसमें आपको पहले एक रिटन पेपर निकालना पड़ता है, फिर आपकी एसएसबी आती है, फिर मेडिकल, फिर मेरिट। इसमें जो आपकी बीटेक में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, जैसी आपकी परसेंटेज रहेंगी, और उस परसेंटेज के बेसिस में तो आपकी वो मेरिट निकालते हैं अलग अलग ब्रांच की। जैसे मैं सीएस ब्रांच का था तो मेरी अलग मेरिट आई, कोई सिविल ब्रांच का था तो उसकी अलग मेरिट आती है। सेम फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और जो वेरियस ब्रांचेस होती हैं, तो उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ता है। मेरे टाइम पे कट ऑफ गई थी 65% और मेरी उससे परसेंट ऊपर थी, तो मैं वो कट ऑफ क्लियर किया। उसके बाद आया मुझे एसएसबी का कॉल, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो वहाँ आपका होता है 5 दिन की एक इंटरव्यू प्लस वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं उसमें, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें आपको फिर लास्ट में जो चुनिंदा बनते हैं उनको रिकमेंडेशन मिलता है। जो रिकमेंड हुए उनको फिर 4 से 5 दिन का उनका मेडिकल होता है। अगर आपने मेडिकल भी क्लियर कर दिया तो उसके बाद आप वेट करते हैं अपनी मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट में हर उसके लिए अलग अलग वैकेंसीज खुलती हैं। मेरे उसमें वैकेंसीज थी 42 और कमीशन, और उसमें रिकमेंड हुए थे 77। तो जो टॉप 42 होंगे वो इन होंगे अगर वो मेडिकली फिट हैं, और बाकी आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस थी मेरी। तो मैं उन 42 के अंदर था। फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आया और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा किए। फिर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी पिछले साल 30 मार्च को। स्कूलिंग टाइम पर आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? एक सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं या नॉर्मली जैसे स्टूडेंट होते हैं ऐसे रहे हैं? कुछ इसके बारे में। मैं स्कूलिंग टाइम से मैं एवरेज था, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, और जो भी गेम्स अगर स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो खेलता था। तो खेलना कूदना बचपन से ही बहुत पसंद था। तो सिंसियरिटी की बात है कि जिस टाइम पे जो काम दिया जा रहा है उसको उस टाइम पे सही तरीके से कर लो, और बाकी जो अपना मजाक मस्ती चलती रहती है, क्योंकि बिना मजाक मस्ती के तो स्कूल की कोई बात है ही नहीं। आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपके पास तो कोई मेमोरीज ही नहीं है। तो वही है, मैं बहुत शरारती भी था, लेकिन पढ़ने लिखने में भी ठीक था, तो बैलेंस करके निकल जाता था, बच जाता था काफ़ी चीज़ों से। सेम यही मेरा स्कूल में भी 12th तक रहा, उसके बाद कॉलेज में भी यही रहा, और अभी ट्रेनिंग में भी यही रहा है मेरा। ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, बट अपनी जो चीज़ें प्रायोरिटाइज होती हैं वहाँ पे उनको अच्छी से करना, एक अच्छे मेरिट के साथ, और अच्छी बिल्कुल अपनी बॉडी को फिट रख के एकेडमी से पास आउट होना। ये मेरा मेन एम था उधर से, और मैं अभी तक तो कर पाया हूँ उसकी। तो ऐसी कोई मेमोरीज, जैसे आपने कहा कि स्कूल टाइम पे मेमोरीज तो होनी ही चाहिए, और बिना मेमोरीज के तो स्कूल टाइम होता भी नहीं है। तो कोई ऐसे मेमोरीज की जो बहुत ही अच्छे मेमोरीज आपके हो रहे हैं? हम कभी कभार क्या करते थे कि स्कूल गए, लग रहा है कि यार चलो मन नहीं है, हम बंक मार देते थे। अच्छा, बंक आपने भी मारा है? सब मारते हैं, बंक हम मार देते। या फिर कभी कभी लंच टाइम के बाद ही निकल जाते थे घर को, कि बाहर चले दुकान से कुछ ले आते हैं। उन्होंने लगा किया, पीछे के रास्ते से बैग फेंकवाया, घर को भाग के घर पहुंचे जब स्कूल का टाइमिंग खत्म होता है उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें करते, साथ में दोस्त लोग होते थे तो वहीं घूमते रहे थोड़ा, या फिर पता चला कि कहीं आज मैच है और स्कूल टाइमिंग में तो खेलना भी ज़रूरी है। घर वाले अलाउ तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आधे में घर बहाना मार दे कि सर घर से जल्दी बुलाया, ये काम है, तो खेलने निकल गए उसके बाद। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल से बंक मार रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर उनका ध्यान स्टडीज़ में नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि आप तो बंक मारते थे, लेकिन बंक मारने के बाद आप तो लेफ्टिनेंट बने हैं, तो इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? जी, आर्मी भी यही चीज़ सिखाती है। अगर आपको ये पहले से पता है तो ये भी बढ़िया है कि सही टाइम पे सही काम करना चाहिए आपने। हम बंक मारते थे पर हमारा पर्पस अलग था, हमें खेलना कूदना पसंद था, पर हम कोशिश करते, हमें ये भी पता था कि स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तो हम उस चीज़ को कवर करके जाते थे कि हमें पता है कि पढ़ाई भी करनी है, जितने मार्क्स का हमें एम बनाना है, तो हमें वो चीज़ उस टाइम पे करनी है। बाकी जो हमसे पढ़ाई छूट चुकी है उसको बाद में अपने पर्सनल टाइम में कवर भी करना है, वरना तो वो चीज़ हो नहीं सकती अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए। और बाकी जो नशे की बात है वो तो आपके हाथ में है, वो आपकी इच्छा पे है।
10 लोग होंगे आपके अगल बगल, जिसमें से 5 पीते होंगे, 5 नहीं पीते होंगे। अगर आप उन 5 की बात मान के पीना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, वो आपकी गलती है, मैं मानूंगा कि वो 5 लोग उन 5 को भी तो फोर्स कर सकते हैं कि आप भी छोड़ दीजिए। सही बात। हमारा जो सर्कल था उसमें कभी कोई ऐसा नहीं निकला। और जो मेरे जितने साथ वाले हैं वो अभी सब अच्छी जगह सेटल हैं। कोई फौज, बहुत से आधे से ज़्यादा तो फौज में है, कोई सिविल इंजीनियरिंग में है, कोई जेई में के पद पे है, तो सब अच्छा कर रहे हैं। सर्कल ऐसा बनाओ कि लोगों को इन्फ्लुएंस रखो कि अच्छे काम करने के लिए, खेल कूद करो और बाकी चीज़ें, इनोवेटिव आइडिया सोचो कि आज ये करते हैं वो करते हैं। मस्ती मजाक तो हर ग्रुप में होगी, चाहे आप नशेड़ियों के साथ हो, वो उनके अलग तरीके की मस्ती होती है, हमारी अलग तरीके की मस्ती होती है। तो वो आपकी चॉइस है, आप किसके साथ रहना चाहती हो। घर से कभी आपको डांट मिली हो या स्कूल से डांट मिली हो कभी ऐसे? स्कूल से तो बच जाता था मैं। अच्छा। स्कूल से नहीं फंसा। हाँ। पर घर में हाँ ऑफकोर्स डांट पड़ेगी, क्योंकि जब आप 12th कर लेते हैं तो हमारे पहाड़ों में कल्चर है कि 12th के बाद भर्ती में चले जाते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं लड़के। तो अब घर वालों ने कहा सब लड़के जा रहे, तुझे भी जाना चाहिए, पर मेरा उसमें मन नहीं था, तो मैं सीधा मना कर देता था। तो अगल बगल वालों को देखे, घर वालों को भी चिंता है कि सबके लड़के सेटल हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस कॉलेज आ रहा है, घूम रहा फिर रहा है, इतना कुछ पढ़ाई वढ़ाई का है भी नहीं यहाँ पे। तो इस चीज़ में डांट कभी कभार बहस हो जाती थी कि हाँ तो कुछ नहीं करता, ये सब है, ये फॉर्म भर, वो फॉर्म भर। बट अब क्या है, अब कुछ नहीं है, सब समान हो गया है। वो अगर आप किसी चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, आप उसका स्टैंड ले रहे हैं, तो अगर जब तक आप उसको प्रूव नहीं करोगे आपको वो ताने मिलेंगे ही। अगर मैं अभी भी नहीं निकला होता, मुझे अभी भी ताने मिलते हैं कि इतना बड़ा हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सब। बट आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। आपको लोग 1000 आदमी आएंगे, वो 1000 फॉर्म्स के बारे में बताएंगे, तू ये कर ले, तू वो कर ले। पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी खुशी किस में है। मुझे पता है मेरी खुशी इसमें है, मैं एज एन ऑफिसर आर्मी में कमीशन होना चाहता हूँ, मैं लीडरशिप करना चाहता हूँ, मेरा काम, मुझे ये अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू कमांड पीपल ना। तो ये मेरा बचपन से टास्क था कि आई वॉन्ट टू बी द हेड, मुझे लोग कमांड करने हैं, मुझे अपने तरीके से काम करना है। मैं किसी के तरीके से काम कर सकता हूँ, पर फिर मेरे दिमाग का क्या काम फ़ायदा फिर अगर मैं उसको यूज़ ही ना कर पाऊँ तो मेरा एम यही था कि आई वॉन्ट टू कमांड पीपल, आई वॉन्ट टू बी द लीडर। तो मैंने घर वालों को साफ बोल दिया था कि मैं करूँगा तो यही करूँगा और मैं ज़रूर करूँगा। लगा टाइम, एनडीए नहीं निकला, 3-4 साल और लगे, बट कर लिया। अब ना वो कुछ कहेंगे ना मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे वो क्या क्यों नहीं किया। एट लास्ट द रिजल्ट मैटर्स, और रिजल्ट दे दिया तो आपने तो सब कुछ बढ़िया है। तो अपने सक्सेस का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे मम्मी मेरे पापा। अगर जितना प्रेशर वो मेरे पे आता था और लोगों का, तो उन पे भी आता था, क्योंकि अगर किसी कोई आपके अगल बगल का लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, किसी चीज़ में निकल गया, तो उन पे भी एक प्रेशर आता है कि हाँ कि आपका लड़का ये है वो है। पर उन्होंने हमेशा इंश्योर किया है कि मुझ पे कभी कोई दबाव ना आए। वो किसी ने कह दिया कि अगर इसका लड़का ये हो गया, इसकी लड़की ने ये कर दिया, वो कहते हैं कोई नहीं, सबका टाइम आता है, टाइम के साथ सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मेरे से कभी ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती तू ये कर ले वो कर ले। उनका हमेशा था जो तेरा मन है वो तू कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, पर गलत दिशा की तरफ मत जाना। और उसके बाद मेरे टीचर्स, बचपन से जो हिमालय पब्लिक स्कूल में मेरे टीचर थे जिन्होंने बेस बनाया मेरा। वो स्कूल तब इतना छोटा था कि हम मुश्किल से 100 या 120 जने थे उसमें। तो वो लगता नहीं था कोई स्कूल था, वो लगता था कि दूसरा घर है मेरा, फैमिली है। हर टीचर हर बच्चे को एज अ पर्सनली ट्रीट करती जैसे कि कोई इसकी माँ है या बाप है। तो यही हमारा क्लास 10 तक चलता रहा। और बाकी फिर दोस्त, कुछ भी काम करो ये सब, उनको चीज़ें नहीं पता भले ही। अब जब मैं SSB की तैयारी करता था तो उसमें लेक्चरेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो हिंदी मीडियम से भी थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश में क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट वो सुनते थे। मैं कहूँगा तुम सुनो, तुम्हारा काम है सुनना, मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी है। उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, फिर भी ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया बोला, अगली बार ये ठीक करना वो ठीक करना। तो ऐसे ऐसे करके सबका एक साथ जो सपोर्ट मिलता है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। वो उन्होंने इनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता। जो बोलते थे कि तू नहीं कर सकता उनकी तरफ तो मैं कभी गया नहीं। अपना सर्कल बनाया, छोटा सर्कल रखा, हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करा, भाई मैं ये करता हूँ, तेरा इसमें मन है तू ये कर। आज वो भी जहाँ उनको जाना चाहिए था वो वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं भी मुझे जहाँ जाना था मैं भी वहाँ पहुँच चुका हूँ। आगे की जर्नी अभी बहुत है, पर इनिशियल फेज जो हमने सेटलमेंट का है वो कर दिया है। अब आगे भी
दुआ करूंगा कि वो भी अच्छा करे और मैं भी अच्छा करूँ। जैसे आपने कहा कि फ्रेंड सर्कल आपका छोटा था लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, उन फ्रेंड्सों में भी आपका कोई ऐसा फ्रेंड था कि जो हमेशा, या फिर जो बहुत ज़्यादा शरारती हो कोई, और जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, या कोई ऐसा दोस्त कि जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो? क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं कि जो हमें भी मोटिवेट करते हैं। कोई ऐसे भी थे आपके साथ? मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ क्लास 4th से है, अभी तक मेरा फ्रेंड है। वो अभी आर्मी में सर्व कर रहा है, कुमाऊं रेजिमेंट में। नरेंद्र मेहर है उसका नाम। हम दोनों बचपन से साथ ही बैठते थे, बहुत शरारतें करी, फंसे भी हैं बहुत बार। बट वही था कि हाँ भाई, वो पढ़ने लिखने में ठीक था पर मैं उससे थोड़ा ऊपर था, तो हमेशा मेरे से कहता मैं जो भी करूँ तुझे मेरे से बेहतर करना है। तो कभी हमारे बीच में ये नहीं था कि मैंने ये कर दिया यार, इसने ये कैसे कर दिया। और मेरा ये था कि वो मेरे से फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, मैं चाहता था कि वो कुछ और बेटर करे। वो कह रहा मैं चाहता था कि वो फौज में घुसे। उसका शरीर और पूरा मेंटली वो फौज के लिए तैयार था। वो आया, वो कम से कम उसकी 5 साल की सर्विस हो चुकी है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, वो कह रहा था तू टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। आज तक मुझे कभी भी कोई दिक्कत आती है, चाहे कोई पैसे रिलेटेड है या फिर घर में कोई दिक्कत आती है, तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि उसको मेरे घर वालों के सबका पता है कि हाँ भी आंटी को ये दिक्कत है, अंकल को ये दिक्कत है। उसको जिस टाइम मैं फ़ोन करूँ, रात के 1 बजे भी करूँ, हेल्प के लिए तैयार रहेगा। सेम मेरे साथ भी है, उसने हेल्प बोली है तो मैं करने को तैयार रहूँगा। अच्छा, आप अपनी तैयारी के बारे में कुछ और जानकारी दें कि आपने मतलब कैसे तैयारी की, कितने घंटे की स्टडी आपकी हुई, या फिर आप अपने SIT में जो अभी आप थे, तो SIT में आपकी स्टडी कैसे होती थी, कितने घंटे की आपने स्टडी की? एक तो ये, और दूसरा ये कि इंटरमीडिएट तक का जो एजुकेशन है, जो स्टडी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के लिए? जो इंटरमीडिएट तक की स्टडी है, अगर आप अच्छी से पढ़ेंगे, मेरी PCM थी 11th-12th में, तो उसमें तो बहुत टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स और जो फिजिक्स होती है 11th-12th की, वो इतनी आसान नहीं है। उसमें आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप अगर अपना एक बेस बना लें अच्छी से, अगर जब तक आपकी छोटी क्लासों से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो आप ऊपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके जो मेरी स्कूलिंग थी वो काफ़ी अच्छी रही, टीचर्स का जो फोकस था काफ़ी अच्छे से टीचर्स ने पढ़ाया था। तो स्कूलिंग मेरी 12th तक ठीक रही, उससे मेरा एक बेस बन गया, जिससे एक नॉर्मल आइडिया बन गया कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और मेरी 11th-12th में कंप्यूटर साइंस भी थी, तो मैंने उसी को लेते भी बीटेक में CSE ली और वन चीज़ की तरफ नहीं गया। SIT कॉलेज में ये है, जो वहाँ के टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, उनको पता है उनका काम क्या है। एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलती थी वहाँ पे। पहले के 4 पीरियड आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, और लास्ट के 4 पीरियड आप उन चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे। जो वहाँ की लैब्स वगैरह थी, जिस टाइम पे मैं था वो बनी रही थी, पर अब उनकी स्टेट काफ़ी अच्छी हो चुकी है। जितना मैंने अभी जो वहाँ पढ़े उनसे पूछा कि काफ़ी सुधार हो चुका है। धीरे धीरे कॉलेज बढ़ रहा है, उसमें बच्चे भी बढ़ रहे हैं हम धीरे। तो वो था, तो पर SIT की खास बात ये थी कि वो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करते थे कि ये करो वो करो, मल्टीपल चीज़ें नहीं देते थे। उनको पता था कि बच्चा इतना अभी टाइम पे इतना काम करेगा, उसको ये काम करा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वहाँ टाइम मिलता था मुझे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो SSB है उसका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से उसका कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में एक पेपर आता है रीजनिंग का, उसको छोड़ के बाकी कोई मतलब नहीं है उससे। बाकी है कि आप लोगों के बीच कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच आप अपनी बातें कैसे रखते हैं, आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कितना अच्छा है। अगर आपको सामने कुछ दिखाई दिया जाए, एक टेस्ट होता है जिसमें आपके सामने एक पिक्चर रखी जाती है, आपसे बोलेंगे कि आपके पास एग्जैक्टली 4.5 मिनट है, आप उस पर स्टोरी लिखिए और वो रेलिवेंट होनी चाहिए इस पिक्चर से, और उस पर कोई मोटिव बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता किसी कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। तो इसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्योंकि SSB में जो साइकोलॉजी होती है वो आपके दिमाग का वो निकालना चाहती है कि आप किस तरीके के आदमी हैं, आपकी सोच कैसी है। वो सोच अगर एक फौज में जाने वाले बंदे से मैच हो रही है तब आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और उसमें आप ये भी नहीं है कि कुछ चीज़ें आप याद करके चले जाएं और वो लिख दें, ऐसी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। और आप देखेंगे वो चीज़ से मैच नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो इन चीज़ों के लिए आपको अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ, मुझे ये चीज़ कितनी अच्छी से कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। अगर मैं आपकी जगह हूँ या आप मेरी जगह हैं तो इस समय आप क्या कर रहे होते। ये चीज़ें सब मिलजुल के तैयारी में ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं SSB में उसके एक
पर्टिकुलर पैटर्न है, वो आपको किसी भी यूट्यूब वगैरह में देखिए, आप किसी भी कोई भी बुक ले लीजिए आप एसएसबी की, उसमें आपको मिल जाएंगी। आपको पता है कि पहले दिन हमारी पीपीटीटी होनी है, उसके बाद एसएटी, डब्ल्यूएटी वगैरह ये सब चीज़ें होनी है, उसके बाद ग्राउंड टास्क भी होते हैं, फिजिकल भी चेक होता है आपका थोड़ा, और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। आपको ये सब चीज़ें बता देंगे कि इसमें ये चीज़ आती है, उसमें वो चीज़ आती है। पर उस टाइम पे जो टाइम का प्रेशर होता है, आपको पता है कि 4.5 मिनट बाद अगली पिक्चर आ जाएगी या 15 सेकंड बाद अगला वर्ड आ जाएगा, आप क्या करेंगे? याद करके देंगे? कितना आदमी याद कर सकता है? नहीं कर सकता ना, अगर सिमिलर वर्ड नहीं आया तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि पहले आप अपने आप को जानो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, और उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड वो वर्ड क्या दिखा सकते हो आप। क्योंकि वहाँ पे जो एसेसर्स बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएटेड हैं, उनको सब पता है, वो आप कितना भी फेक करें उनके सामने, वो आपकी एक झटके में पकड़ लेंगे वो कि ये आदमी फेक बनने की कोशिश कर रहा है। आप उनके सामने कुछ नहीं समझते, क्यों? आप उनके साथ 5 दिन रहेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। 5 दिन में आदमी कितना फेक बन जाएगा, या कितना जो पढ़ लिख के आया कितना ही दिखा देगा। और बाकी जो पढ़ने की बात है, मैंने कभी शायद 2 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा। अच्छा, एक दिन में 2 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा एसएसबी के लिए। अपना कॉलेज का तो अलग था, वो तो अलग पेपर होते हैं, पर जो एसएसबी हो गया 1.5-2 घंटे से मैंने कभी ऊपर नहीं पढ़ा। मेरा मानना है कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। स्मार्ट वर्क भी, क्योंकि आपके साथ अभी मार्केट में इतनी सारी एसएसबी की किताबें हैं, आप सोचे कि मेरे पास 6 महीने मैं सारी किताब पढ़ लूँगा, फिर भी कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हाँ इधर पे ये चीज़ें हैं, इसको मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट कैसे लिख सकता हूँ। वो स्मार्ट वर्क जिस टाइम आपको समझ आएगा कि ये चीज़ किस तरीके से करनी है, तो आप दिन में 1.5 घंटा या 1 घंटा भी पढ़ें, वो मोर देन इनफ है। बाकी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको लगना चाहिए कि हाँ जो आदमी मेरे से बात कर रहा है वो कुछ बताना चाह रहा है मुझे, डर नहीं रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है मेरे से। तो जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप वहाँ अपनी बातें रख नहीं पाओगे। और बहुत लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर पड़ता है, क्योंकि पूरी एसएसबी इंग्लिश में होती है। बहुत कहते हैं कि हिंदी में भी दे सकते हैं, बट वो प्रीफर करते हैं इंग्लिश में। मैंने एक एसएसबी थी, उसमें जितने भी थी सब ने इंग्लिश में ही बात करी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदी में भी होती है नहीं, मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो लेकिन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आप आर्मी के अंदर भी घुस जाएंगे, वहाँ भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। एज एन ऑफिसर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वहाँ पे बातचीत होगी आपसे वो जनरली इंग्लिश में होगी और आपको सिखाई जाएगी। तो इंग्लिश आप इतनी तो बना लें कि सामने वाले को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल शशि थरूर बन जाए, आप इंग्लिश बिल्कुल दुनिया से अलग हो कि समझ ही ना आए, आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लें। ऐसी इंग्लिश बोलिए कि अगले वाले को समझ आ जाए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। आप सही बंदे होंगे, आपकी बातें उनको सही लगेंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह जो चीज़ करनी है, अपने आप के बारे में पता करना, यही पूछी जाती है एसएसबी में। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इस दिन को ये डेट में क्या हुआ था, कोई जी के नहीं पूछेगा, कोई टेक्निकल सवाल पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा मुश्किल से मुश्किल। बाकी सब आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पूछेंगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, और क्या चीज़ें आपको करना पसंद है उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। आप काफ़ी फोकस्ड रहे हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन आजकल जिस तरह से जो ज़माना डिजिटल का है, तो मोबाइल से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं कि क्या आज का युवा जो है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट है, आप इसको लेके क्या कहेंगे? अगर मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट की बात बताऊं तो क्लास 12 के बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप आउट था। उसमें मैं यही एनडीए की तैयारी कर रहा था। तो आप मानेंगे नहीं, मैं रात को 8 या 9 बजे से, उस टाइम पबजी चलता था, अब तो BGMI बन चुका है, मैं खेलना शुरू करता और मैं सुबह 6 बजे तक खेलता था, कंटिन्यूस खेलता था। मैं पागल हो गया था। मैंने ये लगभग 6 से 8 महीने कंटिन्यूस लगा। बट जब वो 8 महीने के बाद मैं जब कॉलेज वगैरह में गया तो मुझे समझ आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी, आंखों से पानी टपकना शुरू हो गया था। मैंने कहा अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1-1.5 साल में तो ख़त्म हो जाऊँगा। तो फिर वो मेरे हाथ में था। क्यों? अगर जो मैं कह रहा हूँ, मैंने एसएसबी की तैयारी, मैंने कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं ली, वो सारी तैयारी मैंने यूट्यूब और फ़ोन से ही करी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ का कैसे यूज़ करना चाहते हैं। मैंने उसका ख़राब यूज़ भी करा, बाद में उसी को अच्छे यूज़ में भी डाला। आपको सही समय पे रियलाइजेशन हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ये अब छोड़ना चाहिए। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके हो जाता है। मेरे साथ हुआ था। मेरे
मेरे घर वाले बहुत परेशान थे उस टाइम पे कि दिन भर रात को सब सो रहे हैं, मैं कह रहा भाई इसको मार दे, उसको मार दे, ये गन उठा ले, ये कर ले। घर वाले सोच रहे पागल हो गया क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा अगर आप उसको पाना चाहते हैं। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप घूमते रहेंगे उसी सर्कल पे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बाकी इंस्टाग्राम वगैरह ये सब, अब तो हमें अलाउड नहीं है ये सब चलाना। उस टाइम पे कि मैंने ये करा नहीं, वो नहीं करा, सब चीज़ यूज़ करा है मैंने। इंस्टाग्राम भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, ये मोबाइल में गेम्स भी खेले हैं, घूमने फिरने भी गया हूँ। पर जिस टाइम पढ़ाई करनी थी, जिस टाइम जो चीज़ करनी थी, उस टाइम पे सही चीज़ करके। लेकिन आपको अपना गोल याद था? अपना गोल नहीं भूला मैं कभी। मेरे को पता था कि उस चीज़ के लिए मुझे करना है तो करना है। अगर कोई युवा इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या कुछ सुझाव आप उनको देंगे अपने तरफ से? सबसे पहले तो अगर किसी को आर्मी में एज एन ऑफिसर या किसी भी फोर्स में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी ऑफिसर बन के जाना है, सबसे पहले आप देखिए कि एंट्रीज कौन कौन सी है उसमें जो आप कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट 12th के बाद कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन चूज़ करिए। अगर आपसे इमीडिएट 12th के बाद नहीं निकल पाता, ज़रूरी नहीं है सब एक ही लेवल पे हैं, कोई किसी का निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एंट्रीज है, क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ ताकि मैं बाद में इसके थ्रू वो पेपर दे सकूँ या फिर उस एंट्री के थ्रू मैं वहाँ जा सकूँ। सेकेंडली, जब आप वो चीज़ कर चुके हैं तो उसके बाद आपकी जो कट ऑफ बनती है, जैसे कि मेरे उसमें था कि जो कट ऑफ बनेगी मेरी बीटेक, तो मतलब मुझे बीटेक की पढ़ाई करनी भी ज़रूरी थी। तो उस कट ऑफ को मेंटेन करके रखिए कि मुझे ये कट ऑफ से ऊपर हमेशा मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे ये चीज़ें चलती रहे, पहले इनिशियली अगर 4 साल का बीटेक, आप 3 साल सिर्फ अपने उस पर ध्यान दीजिए बीटेक पे, ताकि आप ऐसे परसेंटेज में पहुंच जाएं कि आप उस कट ऑफ को इजीली क्लियर सकें। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं, कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। आप उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने परसेंटेज मेंटेन करें। जो लास्ट आपका 1 साल है उसमें कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाएं, जो भी ऑफिसर्स की इंटरव्यू वगैरह आते हैं वो बताते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं, उनकी बातें सुने, उस तरीके से सोचना शुरू करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है तो अपने दोस्तों का एक सर्कल बनाइए, इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई बुक्स पढ़िए, नोवेल वगैरह, उससे वोकैबुलरी बहुत सुधरती है। इनिशियली मेरी भी उतनी अच्छी नहीं थी, पर मैंने कुछ नोवेल्स पढ़ी, घर वालों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए कहा। अब तो सब फ़ोन में आता है, ई न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, अपनी थोड़ी जीके मजबूत रखिए। तो धीरे धीरे करके आप भी करते रहेंगे। तो इसको एक रूटीन बना लो अपना कि मुझे थोड़ा, आज मैं रन के लिए जाऊँगा, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, आज मेरा टारगेट है कि इतने पढ़ने में इस बुक के पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं अपने आप को जनरली अवेयर रखूंगा। और जो थोड़े मोटे टेस्ट आते हैं, अगर आप CDS के जा रहे हैं तो आज मैं मैथ्स का ये चैप्टर के ये चीज़ कवर करूंगा। अगर आप 1 साल कंटिन्यूस ये चीज़ें करते जाएंगे तो आप जब पेपर में बैठेंगे आपको लगेगा कि ये क्या आसान सा पेपर है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, इतने टाइम से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। पेपर निकल जाएगा आपके। उसके बाद जब SSB की तैयारी करेंगे, आपको उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि अभी ये चीज़ होगी, अभी ये चीज़ होगी। और जो चीज़ आप कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना सुधार आ चुका है। आपको एफर्ट नहीं मारना है, फेक नहीं दिखाना पड़ेगा कि अभी मैं ऐसा बिहेव करूँगा कि इनको लगेगा कि हाँ भाई ये ऑफिसर बनने के लायक है। जब उस चीज़ का अपने रूटीन में ऐड करेंगे ना, तो अपने आप आपका इनिशियल आपका फर्स्ट चीज़ वही निकलेगा कि हाँ मैं ऐसा हूँ। आपको पता नहीं चलेगा, पर सामने वाले को दिख जाएगा कि हाँ ये लायक है, ये इस चीज़ के लायक है। तो रूटीन बनाइए अपना एक, वो चीज़ पे ध्यान दीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करना सही है, पर स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है। आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ लें, पर आप सही चीज़ नहीं पढ़ें तो उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। गाइडेंस लें, सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। अब यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको जो SSB के लिए गाइड करते हैं या फिर जो SSB की कोचिंग वगैरह भी देते हैं। अगर आपको इन दोनों में से जो भी चीज़ सही लगती है, आप एक बार जाइए, रूटीन को समझिए कि इधर क्या आता है, उधर पे क्या आता है। उसके बाद उस चीज़ को याद मत करिए, रटिए मत। अपना दिमाग लगाइए कि हाँ अपने, अगर मैं इस जगह पे होता, उसके बंदे की जगह मैं यहाँ पे क्या करता, मैं वहाँ पे क्या करता, ऐसे करके आप करें। अगर आप फेक करके अगर आप आर्मी के अंदर भी पहुँच गए ना, यहाँ आपका जीना मुश्किल कर देंगे। आप 5 दिन मान लिया आपने फेक करके या फिर अपनी दूसरी छवि बना के उनको दिखा दी, पर जब आप अंदर पहुँचेंगे, आप 1 साल हैं, अगर आपकी सर्विस फिर बढ़ती जाएगी 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो आपके लिए ही मुश्किल पड़ जाएगा उधर सर्वाइव करना। तो फौज कोई ज्वाइन करना चाहते तो इसलिए ना ज्वाइन करे कि हाँ भाई सैलरी अच्छी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। फिर वो इज्जत निकालना भी जानते हैं अच्छे से आपकी। वो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आदमी अपने आप को प्रूव करेगा उसकी इज्जत होगी, जो नहीं कर पाएगा
उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना। तो रूटीन बनाइए अपना, उस रूटीन को फॉलो करिए, बस बाकी तो फिर आसानी से हो जाएगा सब चीज़। चलिए तो बहुत ही शानदार इंटरव्यू आपके साथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो कैसा लगा आज हमारे इस पॉडकास्ट में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जस्ट घर आया हूँ मैं। अभी POP थी मेरी 8 तारीख को, अभी मैं घर पहुँचा हूँ, तो वो भी अच्छी फीलिंग है। आज घर वालों से मिलने को मिला, काफ़ी 6-7 महीने बाद मिल रहा हूँ आज, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छी फीलिंग है आज। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।